नमस्कार दोस्तों, अब आ चुका है फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न। जीएसटी पोर्टल पे अब आपको एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 का दिखेगा। देख सकते हैं 23-24 का सर्च करने पे GSTR 9 और 9C दिखेगा। मतलब कि GSTR 9 और 9C की अब फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा GSTR 9 की टेबल वाइज डिटेल कौन कौन सी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए क्या क्या चेंजेस है, नोटिफिकेशन भी लेके आया हूँ। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए समझेंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर 12/24 का है, जो कि 10 जुलाई 24 को इशू हुआ था। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि फॉर्म GST 9 के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या इसमें टेबल मैंडेटरी है। एक बड़ा बदलाव ये है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कि टेबल 8 के अंदर अब GSTR 2B से मैचिंग होगी 3B की। ठीक है, तो चलिए समझेंगे डिटेल में। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा टेबल वाइज डिटेल कि कौन कौन सा मैंडेटरी और क्या क्या डिटेल देनी है। GSTR 9 को फाइल करने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखना है, 9 और 9C को फाइल करने से पहले। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नोटिफिकेशंस पे, और नोटिफिकेशन नंबर 12/24 10 जुलाई 24 का है। इस नोटिफिकेशन को आपको देखना है GST 9 के चेंजेस के लिए। ठीक है, इसके पॉइंट नंबर 39 पे आ जाना। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, लगभग 43 पेज का है ये। तो देख सकते हैं 39 पे GSTR 9 से रिलेटेड चेंजेस है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पार्ट सेकेंड में सीरियल नंबर 4 के अंदर G के बाद, जो G नंबर सीरियल है, उसके बाद G इंसर्ट किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट सेकंड है, सीरियल नंबर 4 ये है, इसमें G है, ये G के बाद ये G1 ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया इसके अंदर? सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स इफ एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। देखो ये किसके लिए है? ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के लिए। यहाँ पे इस तरह की सप्लाई रिपोर्ट करनी है जहाँ पे ई कॉमर्स को रिक्वायर्ड था टैक्स पे करना एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो इंक्लूडिंग अमेंडमेंट उनको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कौन कौन सी सप्लाई सर्विस होती है, कवर होती है। तो यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट सर्विस ऑनलाइन पे करते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस का मतलब हो गया जोमेटो स्विगी पे लिस्टेड है और वहाँ से अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर हो जाता है। तो ऐसे पर्सन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नॉर्मल ई कॉमर्स नहीं, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन पर अगर आप सेल करते हैं, माल खरीद के बेच रहे हैं आप, तो वो नॉर्मल ई कॉमर्स हो गया। लेकिन यहाँ पे वो ई कॉमर्स आएंगे जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर होते हैं। उनको यहाँ पे उनकी जो सप्लाई होती है उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कोई सप्लाई कवर होती है, तो उस तरह की रिपोर्टिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ये नया है 23-24 के अंदर। ये टेबल, ये वाला जो पॉइंट है G1 ऐड किया गया है, पहले के GSTR 9 में नहीं था। ये सीरियल नंबर 5 के अंदर C के बाद C1 ऐड किया जा रहा है। सीरियल नंबर 5 कौन सा है? यहाँ से बाहर निकलोगे बैक और ये आ जाओ GSTR 9 के सीरियल नंबर 5 पे। यहाँ पे C1, C के बाद C1 ऐड किया गया। C1 में क्या कहते हैं? सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन सबसेक्शन 5। ऐसी सप्लाई जहाँ पे टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा रिक्वायर्ड है पे करना, उस तरह की सप्लाई की डिटेल यहाँ पे देना था। यहाँ पे सप्लायर रिपोर्ट करेगा। अगर सप्लायर ये बोलता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स इस पे पे करेगा, तो यहाँ पे सप्लायर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टैक्स पेबल बना। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ये दोनों तो ऐड था जो टेबल के अंदर, मतलब GST 9 में दो नई टेबल ऐड की गई थी। ठीक है, ये दो नई टेबल ऐड की गई थी। अब समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या चेंजेस नहीं है। पहले सीरियल नंबर 4 में आ जाता हूँ। सीरियल नंबर 4 में बोल रहे हैं कि जो चीज़ पहले 22-23 के लिए एप्लीकेबल थी, अब वो सेम 23-24 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। मतलब मैं आपको बता दूं, आ जाते हैं टेबल 4 पे। देखो टेबल 4 के अंदर हमें अलग अलग तरह के सप्लाई की रिपोर्ट करनी होती है, जैसे B2B सप्लाई, B2C सप्लाई। ठीक है, ये रही B2C B2B सप्लाई, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, ये सभी सप्लाई रिपोर्टेड करनी होती है हमें।
ठीक है। यहाँ उसका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब रिपोर्ट करना होता है। तो ये सब मैंडेटरी टेबल है, ये आपको भरनी होगी अलग अलग सप्लाईज की जो है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये होता था कि आप नेट वैल्यू दे दो या फिर उसका जो अमेंडमेंट है, क्रेडिट नोट डाला है, उसको अलग अलग दे दो। तो ये वाला ऑप्शन अभी भी है, ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट आपको यहाँ पे करनी है। तो जो 23-24 के लिए एप्लीकेबल है वही 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, ये सारी रिपोर्टिंग आपको देनी होगी। आगे आ जाते हैं टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में क्या होता था, जीरो रेट सप्लाई, SEZ सप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये आ गई आपकी सप्लाई जिसपे RCM बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता था कि एग्जाम्प्ट, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई को आप एक ही कॉलम में डाल सकते हो, नील रेटेड वाले में डाल सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्प्ट वाले में डाल सकते हो, डी एग्जाम्प्ट वाले में डाल सकते हो। यहाँ पे ये होता था कि नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई को एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में डाल सकते हो, या तो आप अलग अलग बाइफर्केशन दे दो या एक ही कॉलम एग्जाम्प्टेड वाले में डाल सकते हो, ये ऑप्शन था। इसी प्रकार से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की अलग अलग वैल्यू ना देखिए आप नेट की वैल्यू दे सकते हैं, ये एक ऑप्शन था। ये 22-23 तक था, ये सेम 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, अगले पैराग्राफ में आ जाओ। देखो, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के ऑप्शन था कि नॉन जीएसटी सप्लाई को सेपरेटली रिपोर्ट कर दे, या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई को तो सेपरेटली रिपोर्ट करे। उसके बाद ऑप्शन है कि एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई को एक ही कॉलम एग्जेम्प्टेड वाले में शो कर दे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉन जीएसटी सप्लाई है और नील रेटेड सप्लाई है, या तो आप अलग अलग दे दो या फिर आप एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को एक ही कॉलम में दे सकते हो। यानी आपके पास जो ऑप्शन आता है वो नॉन जीएसटी सप्लाई को अलगली देना है, रिपोर्ट करना है, लेकिन एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को एक ही कॉलम में डाल सकते हो आप। यानी नॉन जीएसटी को आपको अलग रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को एक ही कॉलम में डालना है, ठीक है। ये सेम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो गया। पहले ये 22-23 तक था, अभी सेम 23-24 के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। टेबल नंबर 4 के अंदर हमारी उस तरह की सप्लाई जाती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना। फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपको कोई टैक्स पेबल बना है, ठीक है, तो उस तरह की सप्लाई जाएगी। टैक्स पेबल कब कब बनती है, अगर B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है, जीरो रेट सप्लाई है जिस पर टैक्स पेबल था आपका, SEZ सप्लाई जिस पर टैक्स पेबल था, डीम्ड एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर टैक्स था, एडवांस की सप्लाई है, ठीक है, एडवांस जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना, या इन्वर्ट सप्लाई RCM है जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना। तो जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना उस तरह की सप्लाई की डिटेल टेबल नंबर 4 पे जाती है। उससे यहाँ पे नीचे उससे रिलेटेड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की डिटेल देनी होती है। टेबल नंबर 5 में एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डिटेल जाती है, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, ठीक है, नॉन जीएसटी सप्लाई, इस तरह की सप्लाई की डिटेल जाती है। जैसे कि देखते हैं जीरो रेट सप्लाई आ गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो उस तरह की सप्लाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है जिस पर टैक्स पेबल नहीं बना। तो एक्सपोर्ट वाली सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना उसको यहाँ रिपोर्ट करना है, SEZ सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना उसको यहाँ रिपोर्ट करना है, RCM वाली सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना उसको यहाँ रिपोर्ट करना है, ठीक है। ई कॉमर्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना उसको यहाँ रिपोर्ट करना है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई को अलग अलग रिपोर्ट करना है। आप चाहो तो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में डाल सकते हो, लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाई को सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा। उससे रिलेटेड क्रेडिट नोट हो, चाहे उससे रिलेटेड क्रेडिट नोट की सब डिटेल्स देनी है, चाहे तो आप कंसोलिडेटेड वैल्यू भी ऊपर दे सकते हो, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। 23-24 के लिए भी ये एप्लीकेबल है, पहले 22-23 तक था। तो 2 कॉलम क्लियर हो गया। अब कॉलम नंबर 6 की बात करते हैं। कॉलम नंबर 6 के अंदर समझेंगे क्या क्या चेंजेस है। आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 5 के अंदर ये सारी डिटेल इसने बता दी कि ये है। अब आगे आ जाते हैं। इन पैराग्राफ 5 अगेन सीरियल नंबर 6BCDE फॉर द लेटर फाइनेंशियल ईयर 19-20। देखो 22-23 तक था जो BCDE के लिए 22-23 तक था एप्लीकेबल, वही सेम अब 23-24 के लिए एप्लीकेबल होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं आता हूँ टेबल नंबर 6 पे। टेबल नंबर 6 ITC से रिलेटेड है। तो देखो ये तो ऑटोमेटिक आता है, जो भी आपने 3B के अंदर ITC लिया, ठीक है, टेबल 4A के अंदर उसकी डिटेल ऑटोमेटिक उठ के आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं BCDE। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टेबल नंबर B के अंदर 6B के अंदर आपको यहाँ पे ITC का वाइफर्गेशन देना होता है कि जो आपने ऊपर का ITC लिया उसका वाइफर्गेशन दे दो कि इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है, इनपुट सर्विस कितना है। तो कैपिटल गुड्स का तो मैंडेटरी आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ITC, लेकिन इनपुट और इनपुट सर्विस में ऑप्शन है कि आप इनपुट वाले रो में सारी की सारी ITC रिपोर्ट कर सकते हो, या तो आप सेपरेटली कर दो या फिर इनपुट वाले रो में सारी कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड्स का आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से आपको आरसीएम में मेथड को फॉलो करना है, ठीक है, जो आईटीसी का बाइफरकेशन देना है। इसी प्रकार से और कोई सप्लाई है, जैसे कि इन्वर्ट सप्लाई जिस अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया जहाँ पे रिवर्स चार्ज बना है, इन्वर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को किया जहाँ पे रिवर्स चार्ज बना है, तो उसकी सप्लाई की डिटेल देनी होगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कोई आईटीसी है तो वहाँ भी इनपुट और कैपिटल गुड्स का बाइफरकेशन देना होगा। कैपिटल गुड्स का तो मैंडेटरी है। कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आईटीसी है वो, कोई आईएसडी का आईटीसी है उसकी डिटेल, कोई अमाउंट आईटीसी का रिक्लेम्ड है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। देखो कोई अमाउंट अगर रिक्लेम्ड है, ये रिक्लेम्ड का मतलब हो गया कि जो आपने आईटीसी पहले रिवर्सल किया फिर उसके बाद दोबारा से रिक्लेम कर लिया, तो कोई भी अमाउंट जिसका रिक्लेम्ड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, रिक्लेम्ड आईटीसी की डिटेल्स। अभी सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टेबल पे। टेबल नंबर 6 हो गया, टेबल नंबर 7 पर जाते हैं। यहाँ पे आपको आईटीसी की रिवर्सल की डिटेल देनी होती है। वहाँ पे जो आपने आईटीसी क्लेम किया उसकी डिटेल, यहाँ पे रिवर्सल की डिटेल। तो सेक्शन 37, सेक्शन 39, 42, 43, यहाँ पे जो भी आईटीसी का आपका रिवर्सल है, चाहे 37 के अंदर है, 39 के अंदर है, 42, 43 का है, कॉमन क्रेडिट का कोई रिवर्सल है वो, एग्जाम सप्लाई की वजह से है वो, या सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का ब्लॉक क्रेडिट का कोई रिवर्सल है, तो उसको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। या कोई और अदर रिवर्सल है क्रेडिट नोट का, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बेसिस पे ये सब जो है वो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा रिवर्सल है तो आप H वाले कॉलम में डिटेल्स अपनी रिवर्सल की दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिवर्सल देंगे तो आपको कभी नोटिस आता है, अलग सेक्शन वाइज रिवर्सल देंगे तो आपको कभी नोटिस आता है, तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आप प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बेसिस पे आप रिप्लाई बना सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 7 ABCDEFGH जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल था वही सेम 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो 22-23 में यही था जो मैंने अभी आपको बताया, वो सेम 23-24 के लिए हो गया एप्लीकेबल। अभी आ जाते हैं अगले टेबल के बारे में। टेबल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखो टेबल नंबर 8A जो होता है ये ऑटोमेटिक आता है और ये GSTR 2B से उठ के आता है। पहले किससे उठ के आता था? GSTR 2A से। अब ये टेबल GSTR 2B से उठ के आएगा, तो जो भी आपका आईटीसी GSTR 2B के अंदर बनेगा वो ये उठाएगा, क्योंकि अब जो 3B फाइल करते हैं, पहले हम 2A देखते थे, अब जो 3B फाइल करते हैं वो 2B के बेसिस पे करते हैं। हालांकि 2B को एप्लीकेबल हुए 2-3 साल हो गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 9 में चेंज किया है। अब मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो भी बनाई है कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है कि 2A से और 3B का कंपैरिजन कर रही है, जबकि 2A के अंदर डाटा चेंज होता रहता है, 3B में हम आईटीसी 2A के अकॉर्डिंग लेते हैं। मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत बार इसको नोटिस किया है और बहुत बार मैंने इसके लिए वीडियो बनाया कि शायद गवर्नमेंट इसको चेंज करे। अभी वो सुन ली है अब हम लोगों की बात, गवर्नमेंट ने सीधा 2B का यहाँ पे कर दिया कि 2B का कंपैरिजन अब होगा, पहले 2A से होता था, तो अब 2B का कंपैरिजन 3B के जरिए होगा कि जो 2B में आईटीसी आया और 3B में कितना आपने आईटीसी लिया उसका यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो जब आप टेबल 6 की रिपोर्टिंग कर देंगे तो टेबल 6 से आईटीसी उठ के आएगा। टेबल 6 का आईटीसी किसका होता है? 3B का होता है। तो 3B का 2B से यहाँ पे रिकन्सिलेशन करेगा कितना कितना है। हालांकि मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर लाइव लेके आऊँगा केस स्टडी की कैसे फाइल करते हैं 23-24 का 9, क्योंकि 23-24 का 9 बहुत स्पेशल है। 2B अब इसके अंदर आ चुका है जहाँ पे आपको आईटीसी मैचिंग में 9 के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने न्यू मेथड को नहीं समझा तो, ठीक है। अब यहाँ पे आईटीसी की डिटेल देनी होती है इन्वर्ट सप्लाई की, जिस आईटीसी का आपने क्लेम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, मतलब करंट ईयर का आईटीसी, कौन सी ईयर का? 23-24 का आईटीसी आपने 24-25 के अंदर क्लेम किया। कब तक? अप टू स्पेसिफाई पीरियड। स्पेसिफाई पीरियड क्या हो गया? आईटीसी लेने की टाइम लिमिट क्या बढ़ा दी? 30 नवंबर कर दी। 30 नवंबर तक अगर कोई बिल आ गया और आपने 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न्स के अंदर 3B के अंदर आईटीसी ले लिया पिछले साल का, यानी 23-24 का, 24-25 का 24-25 के अंदर 30 नवंबर तक ले लिया, तो उस तरह के आईटीसी की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आपने 3B फाइल किया उसकी वर्किंग आपको देखनी पड़ेगी। अभी सेव पे क्लिक करेंगे। टेबल नंबर 8 में ये चेंजेस है और बड़ा चेंजेस है। टेबल नंबर 9 की बात करें तो टेबल नंबर 9 में जितना आपका टैक्स पेबल बना और जितना टैक्स पेड किया उसकी डिटेल आती है, ये ऑटोमेटिक आती है। उसके बाद अब आगे आ जाओ टेबल नंबर 10, 11, 12 की। तो टेबल नंबर 10 में आती है डिटेल्स। कोई सप्लाई अगर आप बढ़ाते हैं डेबिट नोट के जरिए उसकी डिटेल आएगी, ठीक है। ये कोई सप्लाई आपने अमेंडमेंट्स के थ्रू बढ़ाई है, ये सप्लाई ऐड करी है, उसकी डिटेल आएगी। फिर आपने कोई सप्लाई रिड्यूस करी है, क्रेडिट नोट डाला है या अमेंडमेंट्स करी है, तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 11 पे। कोई आईटीसी रिवर्सल है, ठीक है,
पिछले साल का इस साल, ये सभी ट्रांजैक्शन पिछले साल की इस साल की देनी है। मतलब पिछले साल का इस साल कुछ किया आपने तो इसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी है। क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने पिछले साल का करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया अप टू स्पेसिफाई पीरियड, स्पेसिफाई पीरियड का मतलब हो गया 30 नवंबर तक, कोई आपने सप्लाई बढ़ा दी, कोई आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, कोई आपने आईटीसी रिवर्सल कर दिया, उसकी डिटेल जाएगी। तो सप्लाई बढ़ी है तो टेबल नंबर 10 में जाएगा, सप्लाई घटी है तो टेबल नंबर 11 में। और अगर आईटीसी का रिवर्सल किया, पिछले साल का आईटीसी इस साल के ईयर में रिवर्सल किया तो उसकी डिटेल जाएगी टेबल नंबर 12 में। और आईटीसी को क्लेम किया पिछले साल का इस साल अप टू स्पेसिफाई पीरियड 30 नवंबर तक, तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 13 में देनी होगी आपको। ठीक है, अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और बैक टू जीएसटी 9 पे आ जाएंगे। तो 10, 11, 12, 13 टेबल बता दिया मैंने। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में जो आपका टैक्स पेबल बना 10 और 11 में और पेड किया, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे जाते हैं टेबल नंबर 15 की। तो टेबल नंबर 15 के अंदर जो भी डिमांड्स बनती है उसकी डिटेल यहाँ देनी होती है कि टोटल डिमांड कितनी है, रिफंड कितना है। टेबल नंबर 15 के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं समझ लेते हैं एक बार। 7 में ये बता दिया, 13 में ये बता दिया। टेबल नंबर 15 में यहाँ पे डिमांड और रिफंड्स की डिटेल जाती है। ये टेबल ऑप्शनल है, चाहो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद टेबल नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई देनी होती है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से अगर कुछ हुआ है, जॉब वर्क के लिए भेजा है, जॉब वर्क रिसीव हुआ है तो उसकी डिटेल्स। सप्लाई अगर रिसीव करिए कॉम्पोजिशन पर्सन से उसकी डिटेल, कौन डीम्ड सप्लाई उसकी डिटेल, गुड्स बेचा है अप्रूवल बेसिस पे बल्कि लेकिन रिटर्न नहीं हुआ तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे टेबल नंबर 16 में देनी होगी। बैक कर लेंगे। उसके बाद टेबल नंबर 17 की बात करें तो टेबल नंबर 17 यहाँ पे मैंडेटरी है। आउटवर्ड सप्लाई की एचएसएन कोड की डिटेल देनी होगी, जो आपकी सेल है उसकी एचएसएन कोड की आपको डिटेल 17 में भरनी पड़ेगी। टेबल नंबर 18 में इनवर्ट सप्लाई की एचएसएन कोड की डिटेल जाती है, ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप इसको भर सकते हो या फिर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन टेबल नंबर 17 आपको भरनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। 9C की बात करूँ तो 9C में देख सकते हैं 9C में लगभग कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो पिछले साल के लिए था वही सेम इस साल के लिए एप्लीकेबल हो गया। जैसे पैराग्राफ 4 पिछले साल के लिए था, इस साल एप्लीकेबल हो गया, पिछले साल के लिए था, इस साल एप्लीकेबल हो गया। कॉलम नंबर 6 हो गया या सीरियल नंबर 14 हो गया, पिछले साल के लिए जो था वो इस साल एप्लीकेबल हो गया। तो 9C भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइल करना होगा अपने चैनल पे, स्टेप बाय स्टेप पूरा केस स्टडी लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि 9 आपको फाइल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी टेबल मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है, जो मैंने अभी आपको बताया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।